नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत यानी कि आपका अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में अयोगवाह। पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में पूरी तरह से विवेचन और विश्लेषण किया। अगला हम पढ़ रहे हैं आज अयोगवाह। क्या है अयोगवाह मित्रों? तो हम जानते हैं इसमें। अयोगवाह क्या है देखिएगा मित्रों, नाम से पता है अ प्लस योग प्लस वाह, नाम से स्पष्ट है। इसके अर्थ से हम जान सकते हैं कि ये अयोगवाह क्या है, क्यों इनको अयोगवाह कहा जाता है। दो वर्ण होते हैं अंग और अह, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। कई बार विद्यार्थियों को देखा जाता है, उनसे ये पूछा जाता है कि बताइए हिंदी में स्वरों की संख्याएं कितनी हैं, तो तबाक से आंसर मिलता है सर 11 होते हैं। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि बोलिए, तो वो अ से आरंभ करते और अंग पर आकर के रुकते हैं। यानी कि जब वो बोल रहे होते हैं, उच्चारण कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो 13 बोल देते हैं। आदत में रहता है, हमारे व्यवहार में आ गया है। मित्रों, अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। हिंदी में स्वर तो 11 ही होते हैं। अ से लेकर औ तक के अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न है, क्यों अयोगवाह कहा जाता है? ऐसे क्या गुणवत्ताएं इनमें पाई जाती है? तो देखिएगा, अयोगवाह शब्द का निर्माण होता है अ का अर्थ है नहीं। अ एक अव्यय उपसर्ग है संस्कृत का, जिसका सदैव अर्थ कहीं पर भी प्रयोग कर लें इसका अर्थ नहीं होता है। दूसरा शब्द है योग। योग का शाब्दिक अर्थ है मित्रों जोड़। यानी कि अगर मैं यहां तक इस शब्द के अर्थ को एक साथ करूं तो अर्थ हुआ अयोग, यानी कि जोड़ नहीं है। और वाह का अर्थ है मित्रों वहन करना। क्या करना? वहन करना। अब प्रश्न है कि कैसे वहन करना या नहीं करेगा। अब इस पूरे के अर्थ को हमने एक साथ किया तो अयोगवाह का अर्थ हुआ कि जोड़ नहीं है, फिर भी भार वहन किए हुए रहते हैं, इसलिए इन दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे वर्ण जिनमें प्रयुक्त ध्वनियों का आपस में कोई मेल अथवा जोड़ नहीं है, फिर भी एक दूसरे का भार वहन किए रहते हैं, इसलिए इन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। कैसे योग नहीं है? देखिएगा मित्रों, हमने अक्षर पढ़े, अक्षर में भी हमने देखा कि दो ध्वनियां थी, और हमने पढ़ा भी था कि किसी भी स्वरांत व्यंजन को अक्षर कहते हैं। अब स्वरांत व्यंजन है तो स्पष्ट है कि आप दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, एक स्वर और एक व्यंजन का। यानी एक व्यंजन और एक स्वर, दो ध्वनियां मिलकर के बनती है, तो उसको आप अक्षर कह रहे थे। जैसे कि क व्यंजन में अ स्वर का मेल करने पर आप क बना रहे थे और इस क को आप अक्षर कह रहे थे। इसकी प्रवृत्ति को, इसकी निर्माण पद्धति को समझे कि कैसे योग होता है। योग को हम समझना चाह रहे हैं। इस क में आपने ए का योग किया तो क बन गया, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस क में अ का योग हो गया। मान लीजिए आप इसमें आ जोड़ते तो का बन जाता। स्पष्ट है कि क में आ का योग हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? अब मैं इन दो वर्णों की चर्चा कर रहा हूं। इन दो वर्णों में भी दो ध्वनियां हैं। जिस तरह से का में क और आ की ध्वनि है, उसी तरह से अंग, देखिएगा आ और हंग की ध्वनि बोल रहे हैं, जो के का पंचम वर्ण होता है, क की लाइन का 5वां वर्ण होता है। दूसरा बोल रहे हैं आप अह। स्पष्ट है कि इनमें भी आप दो ध्वनियां बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ध्वनियों का आपस में कोई मेल नहीं है, आपस में कोई जोड़ नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? देखिएगा, मैं यहाँ पर अ में हंग की ध्वनि, ये अ प्लस हंग की ध्वनि जोड़ रहा हूँ और इसको मिलाकर के एक कर रहा हूँ। ये लगभग वैसे ही है जैसे पहले हैं, आपस में जोड़ नहीं हुआ, फिर भी ये आ जो है इस अंग का भार वहन किए हुए है। यानी कि इन वर्णों में प्रयुक्त जो ध्वनियां हैं उनका आपस में कोई जोड़ नहीं है,
कोई मेल नहीं है, फिर भी एक दूसरे का भार ढोते रहते हैं, भार वहन करते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं उसको, इसलिए इन वर्णों को अयोगवा वर्ण कहा जाता है। जैसे अगला है आपका अंग अह। देखिए अह में भी आप दो प्रकार की ध्वनि बोल रहे हैं, एक आप अ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और फिर अह ह की तरह काकल्य ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन दोनों को जब आप मिला रहे हैं तो अह यानी कि लगभग वैसा ही है जैसा पहला था, यानी कि इस अ ने इस विसर्ग का भार वहन किया हुआ है और आपस में जोड़ नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। मित्रों ये इसका पहला कारण था जो नाम से स्पष्ट होता है, अयोगवाह नाम से अभी स्पष्ट हमने किया। दूसरा कारण क्या है इनको अयोगवाह कहने का? दूसरा अयोगवाह कहने का कारण यह है मित्रों, भाषा में आगे बढ़ने की जो पद्धति है। देखिए मैं भाषा में प्रयुक्त वर्णों के स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा में वर्णों के स्थान की अगर बात की जाए तो पहले स्वर वर्ण होते हैं और बाद में व्यंजन वर्ण होते हैं। ये भाषा में वर्णों की क्रमबद्धता की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम भाषा में आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं? जैसे कि हमने प्रारंभिक क्लास में देखा कि वर्ण होते हैं, वर्णों से हम अक्षर बनाते हैं, अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से हम पद बनाते हैं, पदों को हम पूर्ण रूप दे करके, पूर्ण अर्थ अभिव्यक्ति का रूप दे करके उसे वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा ही हमने पिछली क्लास में पढ़ा ना मित्रों। वहां हम देख रहे थे कि जब अक्षर हम बनाते हैं, अर्थात वर्णों से जब अक्षर की तरफ हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में, तो वहां पर पहले व्यंजन रखे जाते हैं और फिर स्वर रखे जाते हैं, यानी और फिर उसको अक्षर कहते हैं और उस अक्षर से हम शब्द बनाते हैं। यानी कि अक्षरों की निर्माण पद्धति में पहले स्वर ध्वनियां होती, व्यंजन ध्वनियां होती है और बाद में स्वर ध्वनियां होती है, ठीक नहीं है? देखिएगा यहाँ आप वापस आइएगा, ये क व्यंजन है और आ क्या है? स्वर है, यही तो अक्षर था। लेकिन इन दोनों वर्णों में पहले स्वर ध्वनियां होती है और बाद में व्यंजन ध्वनियां होती है, इसलिए इन दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। यानी योग करने की जो पद्धति है, योग करने की जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल अक्षरों की प्रक्रिया से विपरीत है, भिन्न है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये इसका दूसरा कारण था मित्रों। अब ये आता है कि अयोगवाह वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होंगे। जिस तरह से हमने स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा, उसी तरह कभी कभी अयोगवाह वर्णों के उच्चारण स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। तो अयोगवाह में क्या है? अ और अनुस्वार है, और कोई भी जो अनुस्वार होता है वो सामान्यतः केवल यौगिक शब्दों को छोड़ करके अथवा संधि युक्त शब्दों को छोड़ करके बाद जहाँ लगा होता है अनुस्वार, उससे बाद वाले वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, यानी कि कोई न कोई एक पंचम वर्ण होता है। पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है, अर्थात वो नाक की सहायता से बोला जाता है। इसलिए अगर अंग का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो आप कहेंगे कंठ नासिका, कंठ नासिका, यानी ए तो हुआ कंठ और पंचम वर्ण हुआ नासिक के ध्वनियां, तो अंग का उच्चारण स्थान होगा मित्रों कंठ नासिक्य। और अह में उच्चारण होगा कंठ काकल्य, क्योंकि अ में अ तो हुआ कंठ, और ये जो अह में ह की ध्वनि बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इसको काकल्य वर्ण ध्वनि कहा जाता है। तो अह का उच्चारण होगा मित्रों कंठ काकल्य होगा। ये इसके उच्चारण स्थान को अगर आपको प्रश्न पूछ ले, बात समझ आई मित्रों? क्या है अयोगवाह, कैसे शब्द का निर्माण हुआ, कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे, क्यों ये स्वर नहीं है, क्यों ये अयोगवाह है, हमने पढ़ा है इसको। अब ये जो आपने दो अयोगवाह वर्ण पढ़े हैं मित्रों, एक तो आपने अंग पढ़ा है और एक अह पढ़ा है। आपने देखा अंग के ऊपर आपने एक अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो चिन्ह आप प्रयोग कर रहे हैं, एक तो दूसरा आपने पढ़ा अह। अह में जो विसर्ग है ये सदैव एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये जो अनुस्वार वाला चिन्ह है इसको आप दो रूपों में देखते हैं, कहीं इस रूप में देखते हैं और कहीं इस रूप में देख रहे हैं। प्रश्न है कि इन दोनों चिन्हों को किन किन नामों से पुकारा जाता है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है,
कहाँ तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और कहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अब हम दो चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं, एक अयोगवाह और एक अनुनासिक। इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है और इसको अनुनासिक कहा जाता है। इस अयोगवाह वाले वर्ण का अपने आप में एक ही रूप चलता है, अलग अलग रूपों में ये नहीं चलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों अनुस्वार। ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को अनुस्वार चिन्ह कहा जाता है। ये चिन्ह जो है ना इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार चिन्ह। यानी कहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार चिन्ह कहाँ इसका प्रयोग होता है। देखिएगा ह्रस्व स्वरों के साथ, ये बात तब की है, देखिए सभी ह्रस्व स्वरों के साथ नहीं। अभी अभी आपने स्वर पढ़े हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने पढ़े हैं। 4 ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ह्रस्व स्वरों की चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा उस संदर्भ में कर रहे हैं कि जहां पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होना है। अगर अनुस्वार और अनुनासिक लगना ही नहीं है तो अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे। और अभी हम यह भी समझेंगे कि कई बार मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि साहब इस पर अनुस्वार लगना नहीं लगना है, अनुनासिक भी लगना नहीं लगना है। कई बार हम लोग व्यवहार में रहते हैं, आदतन होते हैं और अनावश्यक ही हम इन चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। अनुनासिक का तो करें या ना करें, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग तो हम लोग करने की आदत में रहते हैं। लिखते जाते हैं ये ले, लिख रहे राम शाम जाता है, यानी हर जगह आप इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न है कि कहाँ इसका प्रयोग करना है और कहाँ इसका प्रयोग नहीं करना है, उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा मित्रों, ह्रस्व स्वरों पर प्राय, यानी कि अगर कोई ह्रस्व स्वर है और उस पर अनुस्वार या अनुनासिक में से किसी ध्वनि का प्रयोग होना है तो वहां पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी हम इस तरह परिभाषित करेंगे, ह्रस्व स्वरों के साथ प्राय अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं उदाहरण, जैसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे अंक लिखा आपने, मुझे बताइए अंक में अ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। जैसे आपने लिखा पंत, मुझे बताइए प में कौन सा स्वर है, अ। क्या ए ह्रस्व स्वर नहीं है, क्या है। जैसे हमने लिखा इंजन, मुझे बताओ इंजन में कौन सा स्वर है, ई है। क्या ई ह्रस्व स्वर नहीं है, क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कुंदन, कुंदन में बताइए कौन सा स्वर है, ऊ है। क्या ऊ है, ये ह्रस्व नहीं है, क्या है ना। जैसे श्रृंगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, शब्द शुद्धि में आता है। आप पहले इसको शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखिएगा। ये श्रृंगार शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में आता है, वहां पर आप इसको ऐसे लिख देते हैं। ये आदत में होता है, विद्यार्थियों का भी इसमें कोई दोष नहीं है, हिंदी की कई पुस्तकों में भी ऐसा होता है। अब वो क्यों हो सकता है लेखक की दृष्टि में नहीं रहा हो, टाइपिस्ट की तकनीकी भूल रही हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है। देखिए इसमें ये सररी हो गया, यानी ये जो शब्द है वो स शिवजी वाला आधा शिव वाला तालव्य और फिर उसमें र में जो है री स्वर हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें सीधे स में री ऋषि का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप इसको परिवर्तित रूप में समझने के लिए लिखेंगे तो आप यूँ लिख सकते हैं, ये श, ये इसमें री, बस ये संयुक्त वर्ण की तरह लिखा जाता है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जाता है। इसका मानक रूप हो गया है। ये श्रृंगार एक ही है, हालांकि लिखने का मानक रूप नहीं है, लेकिन स्थिति ये और ये एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रे का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी जरा एक बार देखना। उसके बाद हम प्रयोग कर रहे हैं इस चारों स्वर्णों में, देखिएगा आप लोग, ह्रस्व स्वर था, यहाँ ह्रस्व स्वर है, यहाँ ह्रस्व स्वर है, यहाँ ह्रस्व स्वर है, यहाँ ह्रस्व स्वर है। सभी ह्रस्व स्वरों के साथ आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि दीर्घ के साथ भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब दूसरा है अनुनासिक चिन्ह। दूसरा जो चिन्ह है वो अनुनासिक चिन्ह इसे कहा जाता है। इस चिन्ह का नाम अनुनासिक या अनुनासिकता, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, बात एक ही है। चिन्ह की बात कर रहे हैं मित्रों, वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अनुनासिक वर्ण भी पढ़ेंगे आगे चल करके। इसी तरह से हम अनुनासिक वर्ण भी पढ़ेंगे। यहाँ हम वर्ण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, चिन्ह की चर्चा कर रहे हैं। अनुनासिक चिन्ह
होता कैसा है और प्रयोग कहाँ होता है, ये चर्चा हम अभी कर रहे हैं। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसको अनुनासिक चिन्ह कहा जाता है। ये जो चिन्ह शब्द लिख रहे हैं ये भी मित्रों परीक्षा में शब्द शुद्धि में पूछा जाता रहा है। कई बार विद्यार्थी इसको ऐसे लिखते हैं चिन्ह की तरह, ये शब्द अशुद्ध होता है, ये तो चिन्ह हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, चिन्ह बोल रहे हैं। ऐसा लिखना गलत है। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसी में संयुक्त रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ऐसा लिखना गलत है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस कहेंगे हम लोग दीर्घ स्वरों के साथ प्राय। कैसे स्वरों के साथ मित्रों, दीर्घ स्वरों के साथ प्राय। प्राय शब्द क्यों कह रहे हैं, प्राय इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी दीर्घ के साथ भी अनुनासिक लगना होता है, लेकिन लगता अनुस्वार है। हम ह्रस्व स्वरों के लिए कह रहे थे कि ह्रस्व स्वरों के साथ प्राय अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। अब वहां पर भी प्राय इसलिए जिक्र कर रहे थे कि कई हम अभी उदाहरण देखेंगे जिनमें स्वर ह्रस्व है लेकिन अनुनासिक का प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए हम बार बार प्राय शब्द का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि दीर्घ स्वरों के साथ प्राय अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, चांदी। मुझे बताइए चांदी में चौ में कौन सा स्वर है भाई, आ स्वर है ना, क्या ये दीर्घ नहीं है, क्या है। जैसे हम लोग आंधी लिख रहे हैं, आंधी में आ कौन सा स्वर है मित्रों, दीर्घ स्वर है या नहीं है, बिल्कुल है। आप ऐसा ही तो लिखते हैं आंधी शब्द को। जैसे आपने लिखा ऊंट, क्या ऊंट में ऊ दीर्घ नहीं है क्या मित्रों, ऐसा ही तो लिखते हो ना। किसी ने ऊंट शब्द ऐसे लिखा क्या, कभी ऐसे लिखते हो क्या बाबा, नहीं लिखते हैं ना। ऊंट जब लिखोगे तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हो, क्या दीर्घ ऊ है कि नहीं है। जैसे आप लिखते हैं पढ़ूंगा, ये जो पढ़ूंगा लिख रहे हैं आप लोग, क्या इसमें ढ पे ये ढ है मित्रों, है ना। मैं ठीक कर देता हूँ इसको, थोड़ा लेखन में हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, क्या ये दीर्घ स्वर नहीं है क्या। जैसे लिखूंगा, लिखूंगा, क्या दीर्घ स्वर नहीं है क्या। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है। जहां जहां दीर्घ स्वर होते हैं और वहां अगर अनुस्वार और अनुनासिक आना है तो वहां पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मित्रों। अब कई ऐसे शब्द हैं जो प्राय अपवाद स्वरूप चलते हैं। देखिए अभी हम कह रहे थे ह्रस्व पर अनुस्वार और दीर्घ पर अनुनासिक। मैं कई ऐसे शब्द लिख रहा हूं जो इन दोनों से विपरीत चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संवरना, पहुंच, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पहुंच। महंगा, महंगाई वाला महंगा। मुझे बताइए मित्रों, इस संवर्ण में से में कौन सा स्वर है, अ स्वर है। क्या ए स्वर दीर्घ है, नहीं है। कैसा है, ह्रस्व स्वर है। आप अभी कह रहे थे कि ह्रस्व स्वर पर किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। पहुंच में ऊ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। महंगा में ह में कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। आप यहाँ ह्रस्व स्वरों पर अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हमने जो अब इससे पहले जो कहानी पढ़ी है उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत जा रही है, बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जैसे मैं कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा प्रांत, क्रांति, चांदी। ये तो हमने पहले ले लिया है, इसको हम छोड़ देते हैं। दिनांक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी सब शुद्धि में पूछ लिया जाता है, दिनांक। देखिएगा यहाँ पर आप दीर्घ स्वर लिख रहे हैं और दीर्घ स्वर पर आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आपने तो कहा कि दीर्घ के साथ अनुनासिक का प्रयोग होता है।
अब कैसे स्पष्ट करें साहब, हमें कैसे पता कि शब्द शुद्धि में अगर कोई शब्द आ गया तो कैसे तय करेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग होगा या अनुनासिक का होगा या दोनों में से कोई आएगा ही नहीं, कैसे स्पष्ट करें? तो मित्रों उसका स्पष्टीकरण मैं आपको समझा रहा हूं। हालांकि 99% ऊपर लिखे गए दोनों नियम इस बात पर खरे उतरते हैं कि अगर कोई ह्रस्व है तो अनुस्वार लगेगा और दीर्घ है तो अनुनासिक लगेगा। लेकिन जो अपवाद हमने लिख दिए हैं इनका हम क्या करें, कैसे स्पष्ट करेंगे कि अनुस्वार आएगा या फिर अनुनासिक आएगा? तो मित्रों उसका स्पष्टीकरण यह है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, बहुत काम आने वाली बात है। अगर किसी स्वर के उच्चारण में, सुन रहे हैं मेरी बात को गंभीरता से, अगर किसी स्वर के उच्चारण में ध्वनि का प्रवाह केवल नाक से हो तो उस ध्वनि को अनुस्वार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब चाहे वहां ह्रस्व स्वर है चाहे दीर्घ स्वर है, यह बात कोई मायने नहीं रखती है। हालांकि 99% ह्रस्व स्वरों में ही ये नाक का गुण पाया जाता है। और यदि किसी स्वर के अथवा वर्ण के उच्चारण के दौरान ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में है तो ऐसी ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, भले ही वह ह्रस्व स्वर हो चाहे वो दीर्घ स्वर हो। अब ध्यान याद कैसे रखें, तो इसके एक ट्रिक है मित्रों, याद रखने के लिए बहुत सरल है। आपने कहा अगर ध्वनि का प्रवाह केवल नाक में हो, कहाँ मित्रों, केवल नाक में हो। देखो ये जो चिन्ह देखो ना, इसको देखो, ये देखो आपके एक नाक की तरह, ये जो नाक का पॉइंट है इस तरह से ना, ये नाक का पॉइंट याद रह जाएगा। अगर ध्वनि का प्रवाह केवल किस में है, नाक में है, तो उसे हम अनुस्वार की तरह प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा हम अनुनासिक कह रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, इसमें कह रहे थे कि अगर ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में हो, और सामान्यतः दीर्घ स्वरों के साथ अगर इस तरह के चिन्ह आने हैं तो ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में रहता है, और ह्रस्व स्वरों के साथ केवल नाक में रहता है। लेकिन कई अपवाद है, इसलिए हमने ये बात कही कि नाक और मुख, देखिएगा याद रख लेंगे ये तरीका, ये आपके मुख की आकृति, नीचे वाले मुख की आकृति, ये आपकी मुखाकृति, और ये इस पर नाक, यानी कि ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में है। तो ऐसी ध्वनि को कैसे इंडिकेट कर देंगे, अनुनासिक चिन्ह की तरह इंडिकेट कर देंगे। और ध्वनि का प्रवाह केवल नाक में है तो कैसे इंडिकेट कर दोगे, अनुस्वार की तरह प्रयोग कर लोगे, चाहे वो ह्रस्व स्वर है चाहे वो दीर्घ स्वर है, कोई मायने नहीं रखता। और मित्रों ये जो अनावश्यक लगाते हो ना, उसको भी समझने का तरीका है। अगर ध्वनि का नाक से कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पर न तो अनुस्वार आएगा और न ही अनुनासिक का प्रयोग होता है, किसी भी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपके शब्द शुद्धि में काम आएगी। अगर किसी शब्द को शुद्ध लिखना है वहाँ इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। है मित्रों कहानी। अब आप इन शब्दों को बोल करके देखिएगा कि ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है। आप इन शब्दों को बोलोगे, जैसे अंक शब्द का आप उच्चारण करोगे तो अंक का जो अ और क है उसके बीच की ध्वनि जो है पूरी तरह से नाक में रहती है। अगर आप नाक बंद कर लो और फिर अंक शब्द बोलना चाहोगे तो अ की ध्वनि बाहर आ जाएगी, आप सुनाई देगी, क की देगी, लेकिन इन दोनों के बीच की जो ध्वनि होगी ना वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ध्वनि का प्रवाह पूरी तरह नाक में, मैं नाक बंद करके बोल रहा हूं और एक बार बिना नाक बंद किए बोल रहा हूं, अंक। अब नाक बंद कर रहा हूं, आप दोनों के बीच की ध्वनि को सुनिएगा, अंक अंक। आप देख रहे हैं अ और के बीच की ध्वनि गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का प्रभाव पूरी तरह नाक में था और आपने नाक को बंद कर दिया। जैसे इसको बोल के देखेंगे हम लोग, पंत, पंत, इंजन, कुंदन, श्रृंगार, इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रभाव पूरी तरह से नाक में, और हालांकि वो ह्रस्व स्वरों के साथ भी था। फिर आप चांदी, आंधी, गांधी, ऊंट, पढ़ूंगा, लिखूंगा, पढ़ रहे हैं, इनको जब बोलोगे ना तो जैसे आपने चांदी बोला तो चांदी के आ और द के बीच की जो ध्वनि है, ये जिसको हमने इस रूप में इंडिकेट किया है, इस ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में है।
नाक और मुख दोनों में है। आप अगर मान लीजिए आपने नाक बंद भी कर लिया ना तो भी इसका उच्चारण हो जाएगा, थोड़ा विकृत रूप में होगा लेकिन हो जाएगा, जबकि वहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि ध्वनि का प्रवाह पूरी तरह से नाक में था। यहाँ इसलिए होगा कि ध्वनि नाक और मुख दोनों में प्रवाहित है। जैसे आप बोल रहे हैं चांदी और आप बोल रहे हैं चांदी, तो देखिएगा ध्वनि में थोड़ी विकृति आ रही क्योंकि नाक और मुख दोनों में थी। नाक को बंद भी कर लिया तो मुख से इसका उच्चारण हो जाता है। अब ये जो हमने विपरीत लिखे आप बोल के देखिएगा, ये ह्रस्व स्वर है लेकिन फिर भी ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों में है। लेकिन आप प्रांत बोलोगे, दीर्घ है लेकिन ध्वनि का प्रवाह केवल नाक में है। प्रांत, प्रांत, देखिए प्रांत, रा का आ और त के बीच की ध्वनि का उच्चारण नहीं हो रहा है। ये मित्रों इसका स्पष्टीकरण है। एक बार फिर समझा रहा हूं, अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह स्वरों का गुण है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सेकंड ग्रेड में इसका प्रश्न पूछा गया था कि ये अनुनासिकता या अनुनासिक चिन्ह किसका गुण है। अब कई बार तो विद्यार्थी वर्गों को ये बात ही समझ में नहीं आती कि पूछना क्या चाहता, गुण किसका है। इसका मतलब ये है कि ये जो अनुस्वार और अनुनासिक है ये किनके साथ चलते हैं, क्या ये स्वरों के साथ चलते हैं अथवा व्यंजनों के साथ चलते हैं। देखिए ये खुद व्यंजन हो सकते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ होता है। यानी जो अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह है ये स्वरों का गुण है दोनों ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो आप पढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सामान्यतः पुस्तकों में ये बात आपको नहीं मिलती है कि अनुस्वार और अनुनासिक किसका गुण है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही स्वरों का गुण है मित्रों। इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। और इनको कैसे कैसे प्रयोग करते हैं हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर ह्रस्व स्वर है तो उसके साथ अनुस्वार लगेगा, दीर्घ स्वर है तो उसके साथ अनुनासिक लगेगा। कई शब्द ऐसे हैं जो दोनों से विपरीत चलते हैं तो उसका स्पष्टीकरण यही है। ध्वनि का प्रवाह अगर केवल नाक में है तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और नाक और मुख दोनों में है तो अनुनासिक का प्रयोग होगा। और नाक का कोई काम नहीं है तो किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये था मित्रों हमारा दूसरा अयोगवा वर्णों का जिक्र। यानी कि हम कह रहे थे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 में से 11 स्वर हमने पढ़ लिए, 2 अयोगवा हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मित्रों व्यंजन। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।